नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आप सभी का कहना था कि झारखंड हिस्ट्री कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हम झारखंड हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें मिल सके समय पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत, नामकरण, झारखंड का कब क्या नामकरण पड़ा है, उसके बाद झारखंड का इतिहास जो प्राचीन में है, सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस आप लोग अच्छे से पूरा क्लास तक बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का इतिहास, झारखंड के बोकारो से यानी कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुआ जो हस्तकुठार है। हस्तकुठार कहाँ से? बोकारो से प्राप्त हुआ, जो अभ्रकीय स्फटिक का बना हुआ है, अभ्रकीय स्फटिक का। उसके बाद हजारीबाग से 1991 में इसको क्षेत्र से खुदाई हुआ। ठीक है, इसको क्षेत्र में क्या हुआ? खुदाई होता है। कब? 1991 में। ठीक है, कहाँ है? इसको हजारीबाग में है। तो यहाँ पे जब खुदाई हुआ तो पता चलता है कि पाषाण पर यानी कि बहुत बड़ा पत्थर पे चित्रकारी का नमूना मिला और भूल भुलैया का आकृति। ठीक है, भूल भुलैया का आकृति कहाँ से प्राप्त होता है? इसको से। इसको कहाँ है? हजारीबाग में। कब खुदाई हुआ? 1991 में। ये जो पाषाण पर चित्रकारी का नमूना है, इसमें क्या चीज़ प्राप्त हुआ? अंतरिक्ष मिला, जहाज मिला, ये सब चित्र है। ठीक है, चित्रकारी का नमूना, नक्षत्र का चित्र है, ये सब चीज़ें प्राप्त हुआ। उसके बाद 1894 में दूध पानी यानी कि हजारीबाग में है दूध पानी, तो दूध पानी से 1894 का जो है खुदाई में 8वीं सदी के लेख प्राप्त होता है। कितवीं सदी का? 8वीं सदी का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? दूध पानी से। और दूध पानी के डुमडुमा से, दूध पानी के पास ही डुमडुमा एक जगह है, वहाँ से 8वीं एवं 12वीं सदी का, ठीक है, 8वीं और 12वीं सदी का पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त होता है। ठीक है, पालकालीन मूर्तियों का अवशेष। और ये जो पालकालीन मूर्तियाँ हैं ना, ये बौद्ध धर्म के विस्तार को बताने का काम करता है। यानी कि बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था वो कौन बताता है? तो 8वीं सदी का और 12वीं सदी का जो पालकालीन मूर्तियाँ हैं वो बताने का काम करता है। उसके बाद हजारीबाग में एक जगह है 12 गंडा। तो 12 गंडा जो स्थान है, यहाँ से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कितने? 49 खानों का अवशेष। किस चीज़ का? तांबे का। बांदा क्षेत्र से हस्तकुठार प्राप्त हुआ है। बांदा एक क्षेत्र है हजारीबाग में, वहाँ से हस्तकुठार प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं पलामू। तो पलामू से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, ब्लेड, ये सब मिलता है पाषाण कालीन। कहाँ? पलामू से। और पलामू के पास जो है, पलामू के अंदर, पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूर्तिया एक जगह है जहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त होता है। क्या चीज़ का? बौद्ध धर्म का अवशेष। आपको याद रखना, ये मूर्तिया वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रामगढ़। रामगढ़ में हम देखते हैं तो दामोदर नदी क्षेत्र में पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त होता है। ठीक है, गढ़वा में एक जगह है भवनाथपुर, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का भवनाथपुर जगह है जहां से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भवनाथपुर, और भवनाथपुर कहाँ है? गढ़वा में है। ठीक है, तो यहाँ से प्राकृतिक गुफाओं के भी प्रमाण मिले हैं। आलेख, पशुओं का चित्र, भैंसा, हिरण, ये सब का चित्र बना हुआ मिला हुआ है। ठीक है, शैल चित्र में। उसके बाद यदि हम देखते हैं तुलना इसका जो किया गया है इस चित्र का, वो सिंधु सभ्यता पेंटिंग से किया गया है। गुमला, गुमला के एक जगह है बसिया। तो बसिया से जो है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से? बसिया, जो गुमला में है। ठीक है, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के पास बारूडी, यानी पूर्वी सिंहभूम के पास क्या है? बारूडी एक जगह है जहाँ से नव पाषाण कालीन मृद भाण, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथौड़े, आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा होगा। मृद भाण है, मिट्टी का बर्तन है, पत्थर के हथौड़े है, ये सब चीज़ें कहाँ से? बारूडी से। और ये कब का है? नव पाषाण कालीन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नव पाषाण कालीन पत्थर जो है
कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी और काले रंग का मृदभाण कहाँ से, तो सिंहभूम से ये सब चीज़ें मिला हुआ है। काले रंग का मृदभाण कहाँ से, सिंहभूम से मिला हुआ है। चाईबासा से क्या चीज़ मिला है, तो चाईबासा से जो है पत्थर के स्लेट के टुकड़े, पत्थर के स्लेट के टुकड़े कहाँ से, तो चाईबासा से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पत्थर के स्लेट के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चाईबासा से। और चाईबासा में किस जगह से, तो बुरहादी से, ठीक है। दुमका से पहाड़पुर में गोमई नदी, जो गोमई नदी है उसके दक्षिणी किनारे से स्फटिक के धारदार औजार मिला हुआ है। स्फटिक के धारदार औजार कहाँ से मिला है, तो गोमई नदी के दक्षिणी किनारे जो दुमका में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चतरा। तो चतरा से जो है मुगल कालीन कुंपा का किला, क्या, कुंपा का किला प्रतापपुर प्रखंड से मिला हुआ है। प्रतापपुर प्रखंड कहाँ है, चतरा में है, जहाँ से मुगल कालीन कुंपा का किला प्राप्त हुआ है। कोल्हुआ पहाड़ी जो चतरा में है, और यहीं पे कोल्हुआ पहाड़ी में कोलेश्वरी मंदिर है। कोलेश्वरी पहाड़ जिसको बोलते हैं, तो एक जो कोल्हुआ पहाड़ है वो हंटरगंज प्रखंड में है। कहाँ पे, हंटरगंज प्रखंड में कोल्हुआ पहाड़ी है। और यहाँ से मध्यकालीन दुर्ग यानी मध्यकाल का दुर्ग मिला हुआ है। यहाँ पे चार दीवारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कोलेश्वरी पहाड़ जो है यहाँ पे हिंदू देवी देवता, जैन तीर्थंकर, बौद्ध तीर्थंकर की मूर्तियाँ स्थापित है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का है। उसके बाद सिख धर्म का भी केंद्र रहा है, कौन, कोलेश्वरी पहाड़। यहाँ पे गुरु नानक यहाँ ठहरे हुए थे, कहाँ पे, कोलेश्वरी पहाड़ पे, ठीक है। उसके बाद चतरा, चतरा में ही है गिद्धौर प्रखंड, एक गिद्धौर प्रखंड है, तो जहाँ से मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिलता है। मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण कौन सा प्रखंड से, गिद्धौर प्रखंड, चतरा से। लूपगढ़ी, तो लूपगढ़ी से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, ठीक है, लूपगढ़ी से। और ये लूपगढ़ी कहाँ पे है, चतरा में है, ठीक है। धनबाद से क्या मिला, तो धनबाद का एक जगह है करुआ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, धनबाद में कोयला अधिक होता है, तो कोयला क्या होता है, काला होता है, तो करुआ, और काला को हम लोग करुआ बोलते हैं। करुआ ग्राम से जो है बौद्ध स्तूप का प्रमाण मिला हुआ है। तो कहाँ से, करुआ ग्राम से बौद्ध स्तूप का प्रमाण। और धनबाद में जो है बुद्धपुर डालमी स्थान से, बुद्धपुर और डालमी 2 स्थान है जहाँ से बौद्ध स्मारक मिला हुआ है। करुआ ग्राम से बौद्ध स्तूप मिला हुआ है, और बुद्धपुर और डालमी से बौद्ध स्मारक मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो बुद्धपुर है वो बुद्धपुर पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है, पहाड़ी है उसी पे स्थित है बुद्धपुर। और यहाँ पे बुद्धेश्वरी मंदिर, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुद्धेश्वरी मंदिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो धनबाद में है। बुद्धेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी पे है, तो बुद्धपुर पहाड़ी पे है। और ये जो बुद्धपुर है ना, यहाँ पे जनजाति लोग जो रहते थे उसको आटविक कहा गया। तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक जातियों का उल्लेख है। वही आटविक जो बुद्धपुर पहाड़ियों में रहते थे। तो इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति को आटविक जनजाति कहा गया, ठीक है। कवि गंगाधर का प्रशस्त अभिलेख जो है उसमें धनबाद के गोविंदपुर में मान रजाओं की चर्चा किया गया है। मान रजाओं की चर्चा किसमें किया गया है, तो कवि गंगाधर का जो प्रशस्त अभिलेख है उसमें, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो धनबाद के गोविंदपुर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नामकरण थोड़ा, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में जो है झारखंड का नाम था छोटा नागपुर को किक्कट कहा गया। यानी कि छोटा नागपुर को क्या कहा गया, तो किक्कट कहा गया। किसमें, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में अंतिम वेद कौन सा आता है, अथर्ववेद आता है। तो अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है, ठीक है। देखिए वैदिक साहित्य में किक्कट, अथर्ववेद में व्रात्य, ठीक है। और उत्तर वैदिक में व्रात्य प्रदेश, यहाँ पे प्रदेश छूट गया, तो उत्तर वैदिक में क्या कहा गया, तो व्रात्य प्रदेश कहा गया। महाभारत का दिग्विजय पर्व जो दुर्योधन के द्वारा कर्ण के सहयोग से किया जा रहा था, तो उसमें पुंडरिक कहा गया। यानी दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया महाभारत के, तो पुंडरिक कहा गया। और पशुभूमि महाभारत में कहा गया है, ठीक है। और पशुभूमि कहने का कारण क्या था, तो जंगल होने पे पशुओं का ज़्यादा होना, यहाँ पे पशु अधिक था, तो जिसके कारण यहाँ
पशुभूमि कहा गया झारखंड को। उसके बाद झारखंड को कर्कखंड किस लिए कहा गया, तो जनजातियों की, याद रखिएगा जंगल झाड़ नहीं, जनजातियों की अधिकता के कारण कर्कखंड कहा गया झारखंड को। उसके बाद प्रथम साहित्य उल्लेख जो है झारखंड का, प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, और ऐतरेय ब्राह्मण में जो नाम है झारखंड का वो पुंड अपुंड्र है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं, तो पुंड अपुंड्र नाम से जानते हैं। वायु पुराण में मुरंड नाम से जानते हैं, वायु पुराण मुरंड नाम से जानते हैं। विष्णु पुराण में मुंड नाम से जानते हैं। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त का आप ऐसे याद रख सकते हैं, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश हो गया, और किक्कट वैदिक साहित्य में किक्कट बोला गया था, भागवत पुराण में किक्कट देश या किक्कट प्रदेश कहा गया। उसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया, आपको याद होगा मुरंड वायु पुराण में कहा गया था, और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें मुरुंड देश कहा गया। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंद देश कहा गया। कलिंद उस समय उड़ीसा को कहा जाता था, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंद देश कहा गया। उसके बाद रसिक मंगल के पुस्तक में झारखंड को नागभूम कहा गया। ठीक है, नागभूम। 13वीं सदी में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है किस पे, ताम्रपत्र पर पहली बार मिलता है। ताम्रपत्र पे 13वीं सदी में झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया प्रमाण मिलता है। और फाह्यान ने, जब फाह्यान आए हुए थे झारखंड में, तो अपने आत्रा वृत्तांत में फो को क्वी, यानी कि फाह्यान का जो आत्रा वृत्तांत है उसको क्या बोला गया, तो फो को क्वी, और उसमें जो है कुक्कुट लाड कहा गया। तो फाह्यान अपने आत्रा वृत्तांत जो फो को क्वी है उसमें क्या कहा, कुक्कुट लाड कहा, कुक्कुट लाड कहा झारखंड को। ह्वेनसांग जो है आत्रा वृत्तांत सीयूकी, इनका जो आत्रा वृत्तांत है वो कौन सा है, सीयूकी, और सीयूकी आत्रा वृत्तांत में झारखंड को किंग चिंग काइला कहा, किंग चिंग काइला। ठीक है, और ये जो किंग चिंग काइला है इसका अर्थ होता है कर्ण स्वर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक साहित्य में झारखंड के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद में किक्कटनामा देशो अनार्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद में किक्कटनामा देशो अनार्य बोला गया झारखंड को, क्योंकि यहाँ पे अनार्य लोग रहते थे, आर्य का प्रवेश नहीं हुआ था। संथाल परगना जो है प्राचीन काल में नरी खंड के नाम से जाना जाता था, बाद में कांकजोल पड़ गया। तो संथाल परगना प्राचीन काल में नरी खंड, बाद में क्या हो गया, कांकजोल। ठीक है। कोटिल के ग्रंथ अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश कहा गया, और ये जो कुक्कुट प्रदेश है ये कैसा था झारखंड, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे था। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड का जो है कौन सा पुस्तक में क्या कब नाम पड़ा है। तो झारखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, झारखंड शब्द का उल्लेख किस में मिलता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में। उसके बाद गुलाम हुसैन खां का पुस्तक जो है सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन में जो गुलाम हुसैन का पुस्तक है उसमें मिलता है झारखंड शब्द का प्रयोग। सलीमुल्लाह का पुस्तक है तारीख ए बांग्ला, तारीख ए बांग्ला में भी झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है, और जो पुस्तक लेखक है वो कौन है, सलीमुल्लाह। शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज का पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, इसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। झारखंड शब्द का जो है कबीर एवं जायसी ने अपने रचनाओं में किया। जायसी पहले बता चुके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में किए हैं, और कबीर दास भी झारखंड शब्द का उल्लेख किए हैं अपने रचनाओं में। मध्यकाल में जो है रांची को कोकरा या खोखरा कहा गया। तो कोकरा जो है आईने अकबरी में कहा गया, और खोखरा जहांगीर के समय तुजुक की जहांगीरी में कहा गया है। तो आईने अकबरी में कोकरा कहा गया, तुजुक के जहांगीर में
क्या कहा गया, जहांगीर की आत्मकथा जो है तुजु की जहांगीर, उसमें खोखरा कहा गया। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम दिया है। टॉलमी ने क्या कहा, झारखंड को मुंडल। राजमहल का नामकरण मध्यकाल में हुआ। राजमहल का नामकरण कब पड़ा, तो मध्यकाल में। संथाल परगना का जो नाम पड़ा दामिनी को, इसका अर्थात है पहाड़ी अंचल। तो संथाल परगना दामिनी को कहा गया, अर्थात पहाड़ी अंचल हो गया। ठीक है। बोरमेन जो पूरा तात्वेता है, ठीक है, और ये क्या किया है, तो नवपाषाण काल के, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है काल के, ठीक है, 12 प्रकार के हस्तकुठार की खोज। आपको पूछा जाए कि 12 प्रकार के हस्तकुठार की खोज किसने किया, तो बोरमेन ने किया। कब का है, तो नवपाषाण काल का है। और इसका विवरण जो है, ये 12 प्रकार का हस्तकुठार का विवरण किसमें मिलता है, तो पुस्तक द नेरियोलिथिक पेटर इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द नेरियोलिथिक पेटर इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में मिलता है। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति जो है वो 4000 ईसा पूर्व प्रचलन में आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ताम्रपाषाण युग जो है झारखंड में सबसे पहले आया। कांस्य युग से भी पहले आता है ताम्रपाषाण युग। कालक्रम हम ऐसे देख लेते हैं, तो ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग, सबसे बाद में लोह युग आता है। और ताम्र युग का जो है मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र कहाँ पे था, तो सिंहभूम में था। ठीक है। ताम्र वैसे भी घाटशिला हम लोग को याद है कि सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है घाटशिला, जहाँ से तांबे का उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाषाण काल। 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है पाषाण काल। पाषाण काल जो है उसमें हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं आखेटक और खाद्य संग्रह, यानी कि यहाँ पे जो है आखेट करता था और खाद्य संग्रह क्या करता था, संग्रहित करता था। ठीक है, आखेट के द्वारा। तो इसमें क्षेत्र जो है दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, सिंहभूम, ये सब आ जाता है। मध्य पाषाण काल का यदि बात करें तो 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक है। और आखेटक के साथ साथ यहाँ पे पशुपालन करने लगा था। तो यहाँ पे पशुपालन नहीं था, यहाँ पे पशुपालन भी होने लगा। अवशेष यहाँ पे मिलता है पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, सिंहभूम में। उसके बाद नवपाषाण काल जो है 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक आता है। तो यहाँ पे नवपाषाण काल हो जाता है। इसमें खाद्य उत्पादन में जो है खाद्य उत्पादन होने लगता है, यानी कि कृषि होने लगता है नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे रांची, लोहरदगा, सिंहभूम आ जाता है। बुकनॉन एक अंग्रेज अधिकारी है। तो बुकनॉन ने बनारस से बीरभूम तक, बनारस से लेकर के बीरभूम तक, कौन, बुकनॉन, पठारी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। बुकनॉन अपने पुस्तक में बनारस से लेकर के बीरभूम तक पठारी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। कैप्टन टेनर ने 1824 में दामिनी कोह की स्थापना किया। वही दामिनी कोह जो संथाल परगना में है, यानी दुमका वाला क्षेत्र में दामिनी कोह, पहाड़ी अंचल। ठीक है। तो कौन किया, टेनर ने स्थापना किया दामिनी कोह 1824 में। तो दोस्तों अब हम लोग धार्मिक सुधार के बारे में देखते हैं। तो अमरनाथ का पुस्तक है अमरकोश, अमरनाथ का पुस्तक अमरकोश। और इसमें क्या है, तो चाईबासा शहर को श्रीवास शहर कहा गया है। यानी कि अमरनाथ का पुस्तक अमरकोश और इसमें चाईबासा शहर को श्रीवास शहर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। श्रीवास शहर का शासक जो है कौन था, नरवाहन। ठीक है। श्रीवास शहर, चाईबासा, यानी इसका शासक जो है नरवाहन है। और नरवाहन का पुत्र कौन है, ललितांग है। और ललितांग का विवाह किससे हो जाता है, तो चंपा की राजकुमारी से। बहुत ही आराम है। श्रीवास यानी कि चाईबासा शहर, यहाँ का शासक नरवाहन, नरवाहन का पुत्र ललितांग, ललितांग का विवाह हो जाता है चंपा की राजकुमारी से। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जहाँ पे पुंड अपुंड्र कहा गया झारखंड को, उसका बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल में चेरो सबर जनजातियों का मगध क्षेत्र में निवास था। सुनिएगा, चेरो और सबर जनजाति कहाँ पे वास करते थे, तो मगध क्षेत्र में। और जब उत्तर वैदिक काल आता है
तो क्या होता है, मगध क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश हो जाता है। आर्य उधर से आ रहे होते हैं पश्चिम साइड से, तो आर्यों का जब प्रवेश होता है मगध क्षेत्र में, तो उसके बाद जनजातियों का छोटा नागपुर में प्रवेश होता है भाग करके। जब आर्यों का प्रवेश हो जाता है मगध में, तो क्या होता है, जो आदिवासी होता है उसका झारखंड में प्रवेश हो जाता है। बहुत ही आराम है, बस समझने का कोशिश कीजिए। त्रिशंकु, त्रिशंकु कौन है, आर्य है, ठीक है। त्रिशंकु जो आर्य है उसका पुत्र हरिश्चंद्र है। त्रिशंकु का पुत्र कौन है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने क्या किया, तो सोन नदी के किनारे किले का निर्माण किया। और ये जो किला है ना, अपने क्षेत्र को सुरक्षा हेतु बनवाया था, अपने क्षेत्र को सुरक्षा हेतु। और इसका जो वर्णन है, इस किले का जो वर्णन है कहाँ पे मिलता है, तो जयचंद विद्यालंकर के पुस्तक, कौन सा पुस्तक, जयचंद विद्यालंकर के पुस्तक का नाम है बिहार एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन। इसमें क्या मिलता है, तो हरिश्चंद्र द्वारा किले का निर्माण किया गया था। कहाँ पे, सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी के पास किनारे में किले का निर्माण किया गया, जो बिहार एक ऐतिहासिक दर्शन पुस्तक है उसमें चर्चा मिलता है। ये पुस्तक का जो रचयिता है वो कौन है, जयचंद विद्यालंकर, ठीक है। और ये जो किला है इसका नाम क्या पड़ा, तो अपने पुत्र रोहितासु के नाम पे रोहितासगढ़ रखा गया। रोहितास के नाम पे रोहितासगढ़ रखा गया, ठीक है। झारखंड में बौद्ध धर्म, डॉक्टर वीरोत्तम की रचना झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक है, जिसमें गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया गया है, ठीक है। इनकी पुस्तक है, वीरोत्तम की पुस्तक है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया गया है। प्रमाण क्या है, तो पलामू की मूर्तिया गांव से, पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से बौद्ध साक्ष्य मिलता है। जो मूर्तिया गांव है यहाँ से सिंह मस्तक मिलता है, जो सांची में स्थित बौद्ध स्तूप से मिलता जुलता है। यानी कि यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है उसका उत्कीर्ण सिंह मस्तक से काफ़ी समानता है, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय संग्रहालय में ये सुरक्षित है सिंह मस्तक, ठीक है। धनबाद के करुआ ग्राम, पहले भी बात कर चुके हैं, धनबाद के करुआ ग्राम जहाँ से बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है। तो धनबाद जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है, आपको पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो वो धनबाद है, करुआ ग्राम है, ठीक है। तो धनबाद, तो धनबाद में जो है दियापुर और दालमी और बोधपुर ये सब जगह है। दियापुर, दालमी व बोधपुर जगह है। तो बोधपुर से हम बता चुके हैं बुद्धेश्वर मंदिर मिला हुआ है, ठीक है। और दालमी जो है यहाँ से कई बौद्ध स्मारक मिला हुआ है। तो दालमी गांव जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र जो है दालमी गांव है, ठीक है। ऐसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र धनबाद हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र गांव के रूप में दालमी गांव होता है। पुरुलिया के निकट, पुरुलिया कहाँ पे है, बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो पुरुलिया के निकट धोलमारा एक जगह है जहाँ से प्रशस्तर का एक खंडित मूर्ति मिला है, ठीक है, धोलमारा से। और स्वर्ण रेखा नदी तट पर डालमी एवं कसाई नदी तट पर यहाँ से क्या चीज़ है, तो बुद्धपुर में, बुद्धपुर पहले भी बता चुके थे, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी तट पर जो है बुद्धपुर एक जगह है जहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त है। और ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष है, बेंगलर के अनुसार ये अवशेष जो है 10वीं सदी का है। और ये जो है ना पश्चिम बंगाल के सीमा पर लाथो टोंगरी पहाड़ी पर स्थित है। और लाथो टोंगरी पर चैत्य में और पाकबीरा दो जगह है। तो दोनों कहाँ पे है, तो लाथो टोंगरी पहाड़ी पर, यहीं से प्राप्त हुआ है। तो चैत्य का जो है खोज वो बेंगलर ने किया है। चैत्य का खोज किसने किया, बेंगलर, ठीक है। और पाकबीरा का खोज कौन किया, आरसी बोकन, ठीक है, आरसी बोकन ने पाकबीरा। तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो चैत्य है यहाँ से बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल प्राप्त हुआ है, यानी कि पवित्र स्थल है, ठीक है। कौन, चैत्य। पवित्र स्थल कौन सा है बौद्ध धर्म का, तो चैत्य है। और ये पाकबीरा का खोज किसने किया, तो आरसी बोकन ने किया। ये दोनों स्थल जो है बौद्ध खंडहर की खोज है, ठीक है।
ये शास्त्री ने 1919 में बाग एक जगह है वहाँ से काले चिकने पत्थर की बुद्ध की मूर्ति दोनों भुजाएं कटी हुई प्राप्त किया। यानी कि यहाँ पे क्या मिला बाग से, तो काले चिकने पत्थर का बुद्ध की मूर्ति मिला जिसकी दोनों भुजाएं कटी हुई थी, ठीक है, टूटी हुई थी, ठीक है। और बाग से ही क्या मिला, बाग स्थल से ही अष्टभुजी देवी प्रतिमा प्राप्त हुआ। अष्टभुजी देवी प्रतिमा कहाँ से मिला, बाग से, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा के ऊपर एक सिंह सवार है, सिंह सवार है अष्टभुजी देवी प्रतिमा के ऊपर। तो इसी स्थान से यानी बाग से ही एक लेख प्राप्त हुआ जो अर्ध बांग्ला नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। किस लिपि में, अर्ध बांग्ला नागरी लिपि में। और यह जो लेख है बांग्ला शासक विजय सेन के देवपाड़ा प्रशस्ति लेख से समानता है। यह जो लेख मिला बाग से वो किसका है, तो बंगाल शासक विजय सेन के देवपाड़ा प्रशस्ति लेख से समानता है। नहीं, विजय सेन का जो देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख है उससे समानता खाता है बाग का जो अभिलेख प्राप्त हुआ। खूंटी के बेलवा दाग ग्राम, खूंटी में एक जगह है बेलवा दाग ग्राम है, गांव है, जहां से बौद्ध विहार का अवशेष मिलता है। बौद्ध विहार का अवशेष कहां से, बेलवा दाग से। बेलवा दाग कहां है, खूंटी में है। यहां से प्राप्त जो ईंटें हुआ वो सांची स्तूप और मौर्यकालीन ईंटों से समानता मिलता है इसका, ठीक है। कहां से, सांची स्तूप और मौर्यकालीन ईंटों का समानता कहां से, तो खूंटी में जगह है बेलवा दाग, ठीक है। गुमला के कटुआ गांव, गुमला में एक जगह है कटुआ गांव है, ठीक है। यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। और पूर्वी सिंहभूम में भूला गांव, यानी गुमला के कटुआ गांव और पूर्वी सिंहभूम के भूला गांव से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होता है। पूर्वी सिंहभूम के ईचागढ़ स्कूल, यानी कि पूर्वी सिंहभूम तो फिर सरायकेला खरसवां भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो पूर्वी सिंहभूम के ईचागढ़ यानी कि सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर पे ही है। तो ईचागढ़ स्कूल के दीवारों पर महाश्री तारा की प्रतिमा प्राप्त हुआ। महाश्री तारा की प्रतिमा कहाँ से, ईचागढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है, ईचागढ़ स्कूल के दीवारों से, ठीक है। 1984 ईस्वी से रांची संग्रहालय में सुरक्षित है। कब से, 1984 ईस्वी में इसे रांची संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। राजमहल क्षेत्र के कांकजोल, राजमहल क्षेत्र को पहले क्या बोला जाता था, नरीखंड, बाद में कांकजोल। तो कांकजोल से बुद्ध की प्रतिमा का खोज किया गया कनिंघम के द्वारा, ठीक है, कनिंघम के द्वारा कांकजोल से बुद्ध की प्रतिमा का खोज किया गया। चतरा के इटखोरी से भद्रकाली मंदिर परिषद में बुद्ध की 4 प्रतिमाएं मिली। ये प्रतिमाएं जो है 7वीं सदी की है। कितवीं सदी की, 7वीं सदी की है। कहाँ से, भद्रकाली मंदिर परिषद से जो मिली इटखोरी। और ये जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, 4 प्रतिमाएं, बालू पत्थर की बनी हुई है जो हर्षवर्धन कालीन प्रतीत होती है। कब की है, हर्षवर्धन कालीन है। उसके बाद रांची से कुषाण वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क के सिक्के रांची से मिला हुआ है। कनिष्क के सिक्के कहाँ से, रांची से प्राप्त हुआ है। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का परिचय देने वाले थे, यानी कि किसको मानते थे, महायान को मानते थे। तो कनिष्क जो है झारखंड पर शासन स्थापित किए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। रांची में इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्षत्रप वंशफर के सहयोग से स्थानीय निवासी पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया। ये जो कनिष्क है ना, ये क्या किए, तो क्षत्रप वंशफर के सहयोग से एक उसका अधिकारी है, यानी कि उसी के अंदर काम करने वाला क्षत्रप वंशफर, जिनके सहयोग से स्थानीय निवासी जो झारखंड का है पुलिंदो, इसको बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। किसको, पुलिंदो को। समुद्रगुप्त समय वैष्णव धर्म का उद्भव प्रभाव से बौद्ध धर्म शिथिल पड़ गया। जब समुद्रगुप्त का समय आता है तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं। किनको, वैष्णव धर्म को, जिसके कारण बौद्ध धर्म शिथिल पड़ गया। बाकी समुद्रगुप्त ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन शैव शासक यानी कि शिव जी को मानने वाला शशांक, जो कहाँ का, बंगाल का शासक था शशांक, शैव शासक था शशांक, जो क्या किया, बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया, तोड़ने फोड़ने का काम किया। फिर
क्या आता है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन और पालवंश के समय बौद्ध धर्म के प्रभाव में वृद्धि होता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव में क्या होता है, वृद्धि होता है। और यहाँ पे पाल वंश शासक जो है ब्रजयान शाखा को मानने वाला होता है, ब्रजयान शाखा को अधिक प्रश्रय देने वाला होता है। तो पाल शासकों के समय जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर का स्थापना किया जाता है। पाल शासक क्या करता है, तो रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर का स्थापना करता है। आपसे क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर का स्थापना किस शासक ने किया, तो पाल शासक ने किया। बौद्ध धर्म का प्रश्रय भी देने वाला यही है, पाल शासक ब्रजयान शाखा को मानने वाला। हजारीबाग के बरही के निकट जो सूर्य कुंड है वहाँ से बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुआ। बुद्ध की मूर्ति कहाँ से, तो हजारीबाग के बरही से, ठीक है, सूर्य कुंड से। जोन्हा जलप्रपात के ढाल से भी बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होता है। कहाँ से, जोन्हा जलप्रपात की ढाल से। गुमला में बानो रेलवे स्टेशन से, गुमला में एक जगह है बानो रेलवे स्टेशन, वहाँ से कटुंगा ग्राम, पहले भी बता चुके हैं कटुंगा ग्राम के बारे में, तो यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होता है। जमशेदपुर में पटम्बा ग्राम, जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम, यहाँ से पटम्बा एक ग्राम है, 2 बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होता है। सरायकेला खरसवां से ईचागढ़, वही चीज़ है, ईचागढ़ पहले भी बोल चुके हैं। तो ईचागढ़ से क्या चीज़ मिला, तो तारा बोध देवी की मूर्ति प्राप्त होता है, रांची संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं ये चीज़ें। झारखंड में जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। इनका निर्वाण कब हुआ, 717 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो गिरिडीह के इसरी के निकट पहाड़ पे हुआ। और गिरिडीह के निकट जो है इसरी पहाड़, इसका नाम क्या पड़ा बाद में, तो पार्श्वनाथ पड़ा। और ये पार्श्वनाथ जो है इसी को बोला जाता है पारसनाथ, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर का मानभूम यानी कि धनबाद, तो धनबाद से यहाँ से जो है जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे धनबाद को बौद्ध धर्म का भी केंद्र माना जाता है। तो सेंसर हैंडबुक के अनुसार जो है जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है, तो धनबाद मानभूम को। किसके अनुसार, सेंसर हैंडबुक के अनुसार। उसके बाद हम लोग देखते हैं धनबाद के बलरामपुर, परा एवं कतरा से, सब जगह है बलरामपुर, परा और कतरा से जैन धर्म से संबंधित स्मारकों एवं भवनों का अवशेष प्राप्त होता है, ठीक है। कसाई और दामोदर नदी घाटी से जैन अवशेष जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है। जैन धर्म का प्रसार की पुष्टि कौन करता है, तो कसाई और दामोदर नदी घाटी से जो जैन अवशेष प्राप्त हुआ है। यदि बौद्ध अवशेष का बात करें, बौद्ध धर्म का प्रचार का विस्तार कौन बताता है, तो वो पालकालीन मूर्तियाँ बताता है। पलामू के हनुमान गांव जो है यहाँ से जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त होता है। से ये जो हनुमान गांव है वो सतबरवा के निकट है, ठीक है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन मतावलंबी कहाँ का निवासी थे आरंभ में, तो सिंहभूम के थे, ठीक है। पहले सिंहभूम में ही रहते थे जैन मतावलंबी, जिसको सरक बोला गया। सरक यानी कि श्रावक शब्द का बिगड़ा रूप है सरक। तो सरक किसको बोला गया, जैन मतावलंबी को। श्रावक जो है वो गृहस्थ जैन मतावलंबी होता है। श्रावक कौन होता है, तो गृहस्थ लोग होता है। बाद में हो जनजाति ने सिंहभूम से बाहर कर दिया, इसे भगा करके जैनियों को आचारांग सूत्र के अनुसार साहित्य स्रोत जो है, आचारांग सूत्र में साहित्य स्रोत भगवान महावीर का लाद क्षेत्र में भ्रमण का वर्णन मिलता है। आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि भगवान महावीर का कौन सा क्षेत्र में भ्रमण का मिलता है वर्णन, तो लाद क्षेत्र। लाद क्षेत्र में किसके अनुसार, तो आचारांग सूत्र साहित्य स्रोत के अनुसार। और ये लाद क्षेत्र जो है ये मानभूम तो बड़का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि मानभूम और बंगालवाड़ा क्षेत्र से। तो धनबाद वैसे भी बंगाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राद या लाद, वही लाद क्षेत्र निवासियों ने महावीर के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, धृष्ट जन कहा गया। इसलिए इन लोगों को क्या कहा गया, धृष्ट जन।
जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 20 तीर्थंकर का निर्वाण पारसनाथ में हुआ। ठीक है, पारसनाथ में 20 तीर्थंकर का निर्वाण होता है। और ये जो 24 तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। महाप्रयाण जो है सावन सप्तमी दिन हुआ था। ये जो पार्श्वनाथ का जो महाप्रयाण है वो सावन सप्तमी के दिन हुआ था। यहाँ पे मेले लगते हैं और पारसनाथ में जो मेला लगता है वो स्थान कौन सा है? मधुवन। ठीक है, उसके बाद अर्थात संवेद शिखर, इसी को संवेद शिखर बोला जाता है। तो संवेद शिखर अर्थात पार्श्वनाथ को शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। शाश्वत तीर्थ किसे कहा जाता है? इस ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पारसनाथ को यानी संवेद शिखर को। ठीक है, बॉल जो इतिहासकार था उसकी पुस्तक है जंगल लाइफ इन इंडिया। जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के आदि निवासियों को, यानी कि जो पहले निवास करते थे, तो पहले निवास कौन करते थे? जैन लोग। तो जैन को क्या कहा गया? सरक कहा गया। तो ये चीज़ें पहले भी बता चुके हैं, तो बॉल ने कहा था। ठीक है, अपनी पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में। तो सरक शब्द का होता है गृहस्थ जैनियों के लिए श्रावक शब्द है। ठीक है, गृहस्थ जैनियों को कहा गया है श्रावक, और श्रावक का मतलब होता है सरक। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अधिक क्लास अच्छा लगा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।